हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान गंगा। आई एम कविता कुमावत। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, हमने साइंस एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट की थी। उसके अंदर हमने जो है अपने 3 लेक्चर अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे और आज हमारा जो ये है 4 नंबर का लेक्चर है, जिसका नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे कि जो वस्तु है वो क्या होती है। वस्तु जो है हमारे चारों ओर जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो वस्तु कहलाती है। वस्तुओं को उनके आकार, आकृति तथा रंग के आधार पर वर्गीकृत हम करेंगे और जानेंगे कि ये वस्तुएं जो है वो किसकी बनी होती हैं। फिर आप जानेंगे कि पदार्थों के विभिन्न गुणों को जानेंगे, जैसे कि दिखावट, कठोरता, विलेयता, वस्तुओं का जल में तैरना तथा डूबना तथा पारदर्शिता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। कि हमने देखा है कि हमारे जो भोजन और वस्त्रों में जो है बहुत अधिक विविधताएं होती हैं। तो बिल्कुल हमने जो पीछे के अध्याय है उसके अंदर ये सब देखा है कि हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं भी होती है। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ी, साइकिल, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौना, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी जो है वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृति, रंग, गुण जो है वो अलग अलग होते हैं। हम अपने चारों ओर अपने चारों ओर देखेंगे और गोल आकृति की वस्तुओं को पहचानेंगे और हमारी जो है एक हम सूची बनाएंगे। उसके अंदर हम गोल वस्तुओं को रखेंगे। उसके अंदर हम गेंद और जैसे कि रबर की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे को भी सम्मिलित कर सकते हैं। अगर हम जो है अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को सम्मिलित करना चाहें तो उसके अंदर हम जो है सेब, संतरे, घड़े जैसी वस्तुओं को भी रख सकते हैं। मान लीजिए कि हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दे रहे हैं जिन्हें खाया जा सकता है। तो अब हम देखते हैं कि यदि अब हम जो है प्लास्टिक की बनी हुई वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहें तो उसके अंदर हम किसको रख सकते हैं? बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप, नालियाँ तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को जो है हम इस समूह में रख सकते हैं। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के जो है वो बहुत से ढंग होते हैं। तो उदाहरण में हमने क्या देखा कि पहले तो हमने जो है वस्तु है उनकी आकृति के आधार पर जैसे कि गोल वस्तुओं को इकट्ठा किया। फिर जो है ये जो वस्तु हैं वो किसकी बनी हुई होती है, उस पदार्थ के आधार पर हमने उनको अलग उनकी सूची बनाई। तो जो पदार्थ हैं उनकी हमें अलग उनको समूह में बांटने की जो है वो अलग अलग प्रकार से उनको बांट सकते हैं। तो हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी हुई होती है। तो बिल्कुल जो हमारे चारों ओर की वस्तुएं होती हैं वो जो है अलग अलग पदार्थों से मिलकर बनी होती है। ये पदार्थ कांच, प्लास्टिक, धातुएं, लकड़ी और रुई, कागज, पंख तथा मर्दा हो सकते हैं। जो अब हमें जो है एक क्रियाकलाप लेंगे, उसके माध्यम से समझेंगे कि हम जो है अपनी चारों ओर जितनी संभव हो सकती है उतनी वस्तुओं को हम जो है इकट्ठा करते हैं। हम जो उनमें इकट्ठा की गई वस्तुओं में से हम जो प्रत्येक हमारे दिनचर्या में काम में लेते हैं, प्रत्येक दिन उनको हम इकट्ठा कर सकते हैं। और कुछ वस्तुएं ऐसी भी ले सकते हैं जो हमारे क्लासरूम में जो हमें मिल जाए, जैसे कि चौक, पेंसिल, रबर, डस्टर, झाड़न, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए और बैट का बल्ला, माचिस, इन सभी वस्तुओं को हमें इकट्ठा कर सकते हैं। और कुछ वस्तुएं ऐसी भी हम ले सकते हैं जिन्हें हम कक्षा के अंदर नहीं ला सकते, परंतु अपनी सूची के अंदर उनको शामिल कर सकते हैं, जैसे कि दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर, सड़कें आदि। इन सभी को हमें जो है अपनी सूची के अंदर लिख सकते हैं। अब इन संग्रह की गई वस्तुओं को जो है हमें अलग अलग समूह में बांटेंगे। जैसे कि कागज़ से बनी हुई वस्तुओं को हम अलग समूह में रखेंगे और लकड़ी से बनी हुई वस्तुओं को जो है हमें एक अलग समूह में रखेंगे। और जो बाकी शेष बच जाती है वस्तुएं उनको हम फिर से एक अलग समूह में रखेंगे। तो इस प्रकार हमारे जो है 3 समूह बन सकते हैं। तो दूसरे समूह की वस्तु में पदार्थों आइए अब हम जो है और अधिक योजनाबद्ध होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी एक सारणी बनाएंगे कि कुछ वस्तुएं जैसे कि हम प्लेट लेते हैं वो किस किस पदार्थ की बनी हुई होती है, कि ये वस्तुएं जो है हमारी किन पदार्थों से मिलकर बनी होती है। तो हमने ये क्या देखा
कि जो ये प्लेट है हमारी यानी थाली जो है वो किन से मिलकर बनी हुई हो सकती है। ये विभिन्न पदार्थों से मिलकर बन सकती है, जैसे कि इस्पात की भी हो सकती है, कांच की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है या फिर अन्य किसी धातु की भी हो सकती है। इसी प्रकार जो पेन है, पेन हमारा किससे मिलकर बना होता है, प्लास्टिक का भी और धातु का। जो पेन है इसकी बॉडी जो होती है वो क्या होती है, प्लास्टिक की होती है और इसके आगे की जो नोक होती है वो धातु की हो सकती है। इसी प्रकार जो है हम इसके अंदर अपनी तरफ से कुछ और एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्रियाकलाप है, इसके अंदर हमें क्या दिया गया है, इसके अंदर हमें दिया गया है कि जो कुछ जो है समान पदार्थ से हम अलग प्रकार की वस्तुएं बना सकते हैं। जैसे कि जो पदार्थ एक ही होगा उनसे हम अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बना सकते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, फर्स्ट हमारा क्या है, लकड़ी। तो लकड़ी से हम क्या क्या बना सकते हैं, हम कुर्सी भी बना सकते हैं, मेज़ बना सकते हैं, हल बना सकते हैं और बैलगाड़ी और उसके जो है पहिए बना सकते हैं। और कागज़ से हम क्या क्या बना सकते हैं, नोटबुक, पुस्तकें, समाचार खिलौने, समाचार पत्र, खिलौने और कैलेंडर हम बना सकते हैं। इसी प्रकार जो चमड़ा है, चमड़े से हम क्या बना सकते हैं, चमड़े से हम बेल्ट बना सकते हैं और पर्स बना सकते हैं। इसी प्रकार जो प्लास्टिक है उससे टब, बाल्टियाँ और विभिन्न प्रकार के जो बर्तन हैं वो हम इससे बना सकते हैं। रुई से हम क्या बनाएंगे, रुई से रजाइयाँ, गद्दा और विभिन्न प्रकार के खिलौने जैसे कि टेडी बेयर वगैरह बनाने में हमें रुई को काम में ले सकते हैं। तो जो कुछ वस्तुएं हैं वो एक ही पदार्थ से बनी हुई होती हैं, तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु जो है वो कई पदार्थों से मिलकर बनी हो सकती है और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से हम कई वस्तुएं बना सकते हैं। यह कैसे निश्चित किया जा सकता है। तो अब नेक्स्ट है हमारा पदार्थों के गुण। तो हम अब जानेंगे कि पदार्थों के जो गुण हैं वो क्या होते हैं। तो गिलास का उपयोग हम जो है सामान्यतः जो विभिन्न प्रकार के द्रव हैं उनको रखने के लिए करते हैं। तो अगर हम जो है गिलास जो एक कपड़े से बनाएं तो ये एक हास्यास्पद जो बात है वो होगी, क्योंकि गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक या धातु का कोई भी पदार्थ हमें लेना होगा जो कि जल को बाहर आने से रोक सके। इसी प्रकार जो खाना पकाने के बर्तन हैं अगर हम वो एक कागज़ से बनाएं तो वो भी एक बुद्धिमानी की बात नहीं होगी, क्योंकि उनको बनाने के लिए भी हमें जो है धातु वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तब हम देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली जो वस्तु है उसके प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थों के वैसे भी गुण क्या होते हैं जो उनके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण बनाते हैं। तो नीचे कुछ जो है उनके पदार्थों के गुण दिए गए हैं। तो सबसे पहला गुण है दिखावट। तो दिखावट में क्या है, पदार्थ प्राय देखने में एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देते हैं। जैसे कि जो लकड़ी है वो लोहे से बिल्कुल अलग दिखाई देगी, लोहा जो है वो तांबे अथवा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई देगा, परंतु फिर भी जो लोहा, तांबा तथा एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती है जो कि लकड़ी में नहीं है। तो बिल्कुल जो लोहा, तांबा और एल्युमिनियम है वो एक धातु है और लकड़ी जो है वो अधातु है। तो अब हम इसको एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे कि विभिन्न पदार्थ जैसे कि गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की शीट और चौक जैसे छोटे छोटे टुकड़ों को हमें इकट्ठा करते हैं। क्या इनमें कोई जो है आपको चमकीली वस्तुएं दिखाई देती है। चमकीले पदार्थों का अब हमें जो है एक समूह बनाना है। जैसे कि हम जो है चमकीले वस्तुओं को अलग से रखेंगे, दो भागों में उन्हें बांट सकते हैं। तो जो दो भागों में हम किसी भी वस्तु को चमकीले और उनके आधार पर रखने के लिए हम उन्हें दो भागों में काट सकते हैं। ताजे कटे पृष्ठों को हम ध्यान से देखेंगे तो हम देखते हैं कि जो कुछ पदार्थ है वो ताजे कटे हुए जो होते हैं वो चमकीले होते हैं। इन वस्तुओं को हम चमकीले पदार्थों के समूह में रखेंगे। जैसा संभव हो सके कि किसी भी ढंग से उन्हें हमें जो पदार्थ हैं उनको काटना है। जैसे कि कक्षा में जितने भी पदार्थ हैं उनके साथ हमें कर सकते हैं और उनको हम जो है चमकीले और यानी द्युतिवान या द्युतिहीन पदार्थों की सूची में हम रख सकते हैं।
काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल से भी रगड़ सकते हैं। तो रेगमाल से रगड़ेंगे तो अगर उनके अंदर चमक उत्पन्न होगी तो उनको हमें चमकीली वस्तुओं के अंदर रखेंगे, और अगर उनके अंदर चमक नहीं होगी तो उन्हें हमें जो है गैर चमकीली हुई वस्तुओं के अंदर हम रखेंगे। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति यानी चमक होती है वे प्राय धातु होते हैं। यानी जिन पदार्थों को हम काटेंगे उनके अंदर चमक होती है या उनको रगड़ेंगे तो उनकी सतह जो चमकीली होती है तो वह पदार्थ क्या होते हैं, धातु होते हैं। धातु के अंदर हम लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना तथा धातुओं को ये सब जो है धातुओं के उदाहरण है। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं। कुछ धातुएं ऐसी होती है जो अपनी चमक खो देती है, जैसे कि लोहा जो है वो वायु और तथा नमी के कारण जो है विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण अपनी चमक खो देता है, उस पर जंग लग जाता है। इस प्रकार जो है हम लोहे को काट कर या फिर उसे रेगमाल से रगड़ेंगे तो हमें जो है उसकी चमक दिखाई देती है। तब आप किसी भी जो लोहार अथवा या किसी वृक्षों पर उसका वर्णन करके ये सब देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा गुण है कठोरता। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जिनको आप आसानी से दबा सकते हैं और कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जिनको आसानी से नहीं दबाया जा सकता है। अब हम जो है धातु की एक चाबी लेते हैं तथा उसे जो लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक तथा अन्य जो पदार्थ है उनकी पृष्ठों को हमें उसे जो हमने चाबी ली है उससे हमें खरोंचने का प्रयास करते हैं। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम आसानी से खरोंच सकते हैं, जबकि कुछ पदार्थ हमें ऐसे मिलेंगे जिनको हमें आसानी से नहीं खरोंच सकते। वे पदार्थ जिन्हें हम जो है आसानी से खरोंच सकते हैं या फिर दबा सकते हैं, उन्हें संपीड़ित कर सकते हैं, वह पदार्थ कोमल पदार्थ कहलाते हैं। जबकि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें हम संपीड़ित नहीं कर सकते हैं, यानी उन्हें हम दबा नहीं सकते हैं, उन्हें आसानी से खरोंचा नहीं जा सकता है। वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ जो है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज जो है वो कोमल है, जबकि लकड़ी जो है वो हमारी क्या है, कठोर है। दिखावट के आधार पर पदार्थों के जो है वो विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे कि द्युति यानी चमक, कठोरता, रुक्ष मतलब खुरदरापन अथवा चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ के में जो है वो दिखाई देते हैं? नेक्स्ट हमारा जो है वो है विलेयता या अविलेय पदार्थ। अब हम देखेंगे कि जो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो पानी के यानी जल है उसके अंदर विलेय होते हैं, कुछ पदार्थ जो हैं वो ऐसे होंगे जो जल के अंदर विलेय नहीं होंगे। तो अब उन्हें हम विलेयता व अविलेयता के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। तो कुछ पदार्थों को हम इकट्ठा करेंगे, जैसे कि चीनी, नमक, चौका पाउडर, बालू, रेत तथा लकड़ी। ये लकड़ी के बुरादे के जो है वो हमें नमूने एकत्रित करेंगे। फिर हम जो है 5 गिलास लेंगे, उनको 2/3 भाग में हम जल भर देंगे और फिर इन गिलासों के अंदर हम कुछ मात्रा में चम्मच भर कर ये जो हमने पदार्थ लिए थे उनको अलग अलग गिलासों के अंदर डाल देंगे। जैसे कि एक के अंदर चीनी, दूसरे के अंदर नमक, एक के अंदर चौका पाउडर, दूसरे में बालू, रेत, ये सब हम इनके अंदर डाल देंगे और फिर उनको जो है इन गिलासों को चम्मच की सहायता से इनको हम हिलाएंगे और कुछ समय के लिए रख देंगे। फिर अब हम देखते हैं कि कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जो कि जल के अंदर आसानी से विलीन हो जाएंगे, उन्हें हमें विलेय कहेंगे। और कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जो कि जो है जल के अंदर विलेय नहीं होते हैं, अर्थात जो पानी के अंदर विलुप्त नहीं होते हैं, उन्हें हमें अविलेय पदार्थ कहेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट है ये जो सारणी है उसके अंदर दिया गया है कि जो हमने नमक लिया था वो जल में पूर्णतः जो है लुप्त हो जाता है। तो इसका मतलब जो जल है वो पानी में विलेय है। नेक्स्ट है हमारा चीनी भी जो है पानी के अंदर पूर्णतः लुप्त हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि चीनी जो है वो भी पानी के अंदर विलेय होती है। नेक्स्ट है हमारा जो है बालू रेत जो है वो हमारी पानी के अंदर पूर्णतः विलीन नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बालू रेत है वो पानी के अंदर विलेय नहीं है। इसी प्रकार जो चौका पाउडर है वो भी पानी के अंदर यानी जल के अंदर जो है विलीन नहीं होता है, ये भी एक अविलेय पदार्थ है। लकड़ी का बुरादा भी जल के अंदर पूर्णतः लुप्त नहीं
नहीं होता है, ये भी एक अविलेय पदार्थ है। अतः अब हम पाएंगे कि कुछ पदार्थ जो है वो जल में लुप्त हो गए हैं, अर्थात घुल गए हैं, यानी विलीन हो गए हैं। अब हम यह कहेंगे कि ये पदार्थ जो है वो विलेय, जो पदार्थ जो है जल के अंदर आसानी से घुल जाते हैं या विलेय हो जाते हैं यानी लुप्त हो जाते हैं, वो पदार्थ क्या कहलाएंगे, वो विलेय कहलाएंगे। अन्य पदार्थ जैसे कि जल के साथ मिश्र नहीं होते हैं तथा काफ़ी समय तक गिलास में विलोडित करने पर भी वे जल में विलुप्त नहीं होते हैं, वे अविलेय पदार्थ कहलाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो क्रियाकलाप है उसके अंदर दिया गया है कि सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल तथा जो नारियल का तेल, मिट्टी का तेल, अन्य किसी भी द्रव्य के जो नमूने हैं वो हमें एकत्रित करने हैं और देखने हैं कि ये जल के अंदर विलेय होते हैं अथवा नहीं होते हैं। तो अब हम फिर से 5 गिलास लेते हैं और उनके अंदर जो सिरका, नींबू का रस और सरसों का तेल वो जो है अलग अलग गिलास के अंदर हम डाल देते हैं। फिर उनको अच्छे से जो है चम्मच से विलोडित करते हैं और कुछ समय के लिए अब हम उन्हें रख देते हैं। फिर देखते हैं कि क्या ये सब जो है जल के अंदर लुप्त हुए हैं या इनके अंदर आसानी से घुले हैं अथवा नहीं घुले हैं। इनकी भी हम जो है एक सारणी बनाएंगे। देखेंगे कि जो सिरका है वो जो जल के अंदर है आसानी से जो है मिश्रित हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि जो सिरका है वो जल के अंदर जो है पूर्णतः विलीन हो जाता है। इसका मतलब ये जो है जल में विलेय है। नींबू का रस जो है वो भी जल में विलीन हो जाता है। नेक्स्ट है सरसों का तेल। सरसों का जो तेल है वो हमारा जल के अंदर विलीन नहीं होता है, उसकी एक परत जो है हमारे गिलास की सतह के ऊपर बन जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सरसों का तेल है वो जल में अविलेय है। इसी प्रकार नारियल का तेल है वो भी जल के अंदर विलेय नहीं होता है, उसकी भी एक जो परत है वो पानी की सतह के ऊपर बन जाती है। नेक्स्ट है केरोसिन। केरोसिन का तेल भी जल के अंदर विलीय नहीं होता है, ये भी अपनी एक परत बना लेता है। इसी प्रकार जो ये तेल है जैसे कि सरसों का तेल, नारियल का तेल, केरोसिन का तेल, ये सभी जो तेल हैं वो जल की सतह पर अपनी एक परत बना लेते हैं। ये जो जल के अंदर जो है विलीन नहीं होते हैं, ये एक अविलेय पदार्थ है। कुछ गैसें जो है वो जल में विलेय हैं जबकि कुछ गैसें जो है वो जल में विलेय नहीं है। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं तथा पादपों की जो है उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम जो नेक्स्ट हमारा गुण है वो है वस्तुओं का जल में तैरना अथवा डूबना। तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो जल की सतह के ऊपर तैरती है, जबकि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो है जल की सतह के ऊपर नहीं तैरती है, वो जल के अंदर डूब जाती है। तो हम जो एक जल से भरा हुआ पात्र लेते हैं और उसके अंदर जो है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को डालते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जैसे कि कंकड़, चाबी और कुछ हल्की वस्तुएं प्लास्टिक की, ये सब जल से भरे पात्र में डालते हैं और देखते हैं कि कुछ जो वस्तुएं हैं वो जल के अंदर, जो भारी वस्तुएं हैं वो जल की सतह के पैंदे के अंदर बैठ जाती है और जो हल्की वस्तुएं हैं वो जो है जल की सतह पर तैरती हैं। नेक्स्ट है हमारा पारदर्शिता। अब हम पारदर्शिता के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने जो है बचपन में कभी या लुका छिपी का खेल खेला होगा, तो आप उन स्थानों पर ही क्यों छुपे जहाँ पर आप खेलते समय, उन स्थानों पर ही क्यों छुपे जहाँ पर आप किसी को दिखाई नहीं दिए, उन स्थानों पर क्यों छुपे जहाँ पर जैसे कि जो है आप स्पष्ट दिखाई दिए, जैसे कि आप शीशे के सामने नहीं छुपे। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो पारदर्शिता है वो ये बताती है कि उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिससे होकर हम वस्तुओं को देख सकते हैं वो क्या कहलाती है, पारदर्शी वस्तुएं कहलाती है। यानी जब आप लुका छिपी का खेल खेलते समय आप अगर जो शीशा है उसके पीछे छुपेंगे तो आपको आसानी से देखा जा सकता है। अगर आप किसी मेज या कुर्सी के पीछे छुपेंगे तो आपको उनसे आर पार होकर आसानी से नहीं देखा जा सकता। तो ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार होकर जो है नहीं देखा जा सकता वो क्या कहलाएंगी, अपारदर्शी वस्तुएं। और जिन वस्तुओं के आप आर पार देख सकते हैं वे पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे कि कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक जो है पारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण हैं। इसके विपरीत कुछ जो पदार्थ हैं वो ऐसे पदार्थ हैं जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम जो है अपारदर्शी वस्तुएं कहेंगे। अपारदर्शी वस्तुओं के अंदर हम किनको ले सकते हैं, जैसे कि लकड़ी का बंद बॉक्स, गत्ते का डिब्बा अथवा धातु का कोई भी पात्र जो है वो हम ले सकते हैं जिनके आर पार हमें नहीं देख सकते।
नेक्स्ट हमारा एक क्रियाकलाप है, उसके अंदर दिया गया है कि कागज़ की एक शीट लीजिए, उससे होकर जो है किसी जो प्रदीप्त बल्ब है उसको आप देखिए। इस संबंध में आप अपने जो है प्रेक्षण को नोट कीजिए। अब जो आप जो है कागज़ पर जो है 2-3 बूंद जो है खाने के तेल है उसकी या फिर मक्खन की डालकर इसे आसानी से हाथ से फैला दीजिए। अब कागज़ के उस भाग को जहाँ पर आपने तेल फैलाया था उसको जो है प्रदीप्त बल्ब के सामने ले जाकर दोबारा देखिए। अब आप क्या देखते हैं? क्या आप यह पाते हैं कि अब बल्ब जो है हमें पहले की अपेक्षा और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है? परंतु क्या आप इनके चिकने कागज़ से होकर प्रत्येक वस्तु को आसानी से स्पष्ट देख सकते हैं? कदाचित नहीं। जब हमने जो कागज़ लिया था उसको बगैर तेल की बूंदें लगाए हमने जो प्रदीप्त बल्ब के सामने देखा था, तो उससे हम जो बल्ब है उसको नहीं देख पा रहे थे। उसके बाद हमने उन पर जो है तेल की कुछ बूंदें लगाई और फिर देखा तो उनसे हम जो है बल्ब को देख सकते थे, परंतु उसको स्पष्ट नहीं देख सकते थे, उनसे आने वाले प्रकाश को देख सकते थे। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा तो जा सकता है परंतु स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें हम पारभासी वस्तुएं कहते हैं। अब कागज़ पर लगे उस जो तेलीय द्रव्य है उसको हमें याद करना है, जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों के जो हवसा है उसके परीक्षण के लिए किया था। वह भी एक पारभासी ही था। अब हम जो है हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि पदार्थ जो है अपनी दिखावट, जो पदार्थ हैं उनकी अलग अलग दिखावट होती है तथा प्रत्येक जो है वो जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के जो ढंग हैं वो सभी पदार्थों के जो है अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार जल में तैरना अथवा डूबना के जो भी उनका एक अलग गुण हो सकता है, अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी जो है पदार्थ वो भी हो सकते हैं। पदार्थों का समय उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, हमने अपने पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब हम देखेंगे जो पदार्थ हैं उनको हमने समूह में रखा, अलग अलग समूह में रखा, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? तो दैनिक जीवन में प्राय हम है पदार्थों का समूह जो है अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में जो है हम अपनी वस्तुओं का भंडार सामान्यतः इस प्रकार करते हैं जैसे कि जैसी वस्तुएं हैं वो एक साथ रखी हो। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कई जो पंसारी है वो सभी प्रकार की वस्तुओं जैसे कि बिस्किटों को वो जो है अलग कोने में रखेंगे, साबुनों को अलग जो उनके अंदर रखेंगे और विभिन्न प्रकार की जो दाल या फिर मसाले हैं उनका अलग से भंडारण करता है। इस प्रकार के समूह के लाभप्रद होने का भी एक दूसरा कारण हो सकता है। पदार्थों को इस प्रकार समूह में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा उनके गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन है वो सुविधाजनक बन सकता है। अब हम जानेंगे इस पाठ का सारांश कि हमने इसके अंदर क्या पढ़ा। तो हमारे चारों ओर की वस्तुएं वो जो है वो अनेक पदार्थों से बनी होती है। किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता है अथवा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते हैं। कुछ खुरदुरे होते हैं तो कुछ जो है अन्य चिकने होते हैं। इसी प्रकार कुछ पदार्थ जो है वो स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं तो कुछ जो है वो कोमल लगते हैं। कुछ पदार्थ जो है वो जल में विलेय होते हैं जबकि कुछ पदार्थ जो है वो अविलेय होते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कि कांच जो है वो पारदर्शी होते हैं तथा कुछ अन्य जैसे कि लकड़ी एवं धातु अपारदर्शी होते हैं। कुछ पदार्थ पारभासी भी होते हैं। पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटा जा सकता है। वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का 4 नंबर का लेक्चर। आशा है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया है और आप जो है अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।